आज के क्लास में अब हम लोग शुरू करते हैं डिजाइन ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो स्प्रिंग को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। और स्प्रिंग एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट्स है जो कि कॉमनली लगभग हर डिवाइस में यूज होता है ना। और ये हम लोग जनरल डेव जनरल पर्पस बहुत सारे सिंपल मशीन्स हैं, है ना, कंपाउंड मशीन्स हैं, तो उस सब में कहीं ना कहीं हम स्प्रिंग का एप्लीकेशंस देखते हैं। तो स्प्रिंग है क्या? तो स्प्रिंग एक ऐसा इलास्टिक एलिमेंट है, यानी कि स्प्रिंग को हम लोग कहते हैं कि स्प्रिंग इज डिफाइंड एज एन इलास्टिक मशीन एलिमेंट। ये एक क्या है? इलास्टिक मशीन एलिमेंट्स है, जो कहता है कि जब इस पर हम लोग लोड एक्ट करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होता है। स्प्रिंग ये ऐसा एलिमेंट है कि लोड एक्ट करने के बाद इसमें डिफ्लेक्शन होती है। और ये चूंकि एक क्या है, इलास्टिक एलिमेंट है, तो जैसे ही फिर लोड को हम रिमूव करते हैं तो वो वापस अपना शेप और पोजीशन में वो रिटर्न हो जाती है। तो ऐसा ही मैकेनिकल एलिमेंट जो है वो कहलाता है स्प्रिंग। ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोग काफी देखते हैं कि एक हेलिकल कॉइल स्प्रिंग है ना। और इसका हम लोग कई एप्लीकेशंस भी है। और इसमें हम जब यहाँ पर लोड लगाएंगे तो ये जो कॉइल है ये अनकॉइल्ड होगा, है ना। यानी इसमें जो है सो जो दो कॉइल के बीच का गैप है इसमें ये डिफ्लेक्शन आएगा। और डिफ्लेक्शन आने के बाद ये जो डिफ्लेक्शन होता है वो इलास्टिक डिफ्लेक्शन होता है, ना कि परमानेंट डिफ्लेक्शन नहीं। ये एक इलास्टिक डिफ्लेक्शन होता है। और ये अपने इलास्टिक डिफ्लेक्शन के ड्यूरेशन में स्प्रिंग में एनर्जी का क्या होता है, यहाँ पर स्टोर होता है। ये स्प्रिंग अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। और फिर जैसे ही यहाँ पर लोड को हम लोग रिमूव करते हैं कि ये स्प्रिंग बैक एक्शन। स्प्रिंग बैक एक्शन मतलब हो गया कि ये अपना जो ओरिजिनल शेप और पोजीशन है, जिस समय इस पर कोई लोड नहीं लग रहा था, यानी जब ये अनलोडेड था, तो वो उस पोजीशन में चला जाता है। तो ऐसा प्रोसेस करने वाला हर एक डिवाइस जो है वो स्प्रिंग कहलाता है ना। स्प्रिंग का बेसिक कुछ फंक्शंस और एप्लीकेशंस है जो हम लोग मशीन में या डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे कि स्प्रिंग का यूज हम कहाँ करते हैं? तो स्प्रिंग का यूज हम वहां करते हैं जहां पर शॉक और वाइब्रेशन जैसा प्रॉब्लम हो रहा हो। यानी स्प्रिंग के पास क्षमता होती है कि वो शॉक और वाइब्रेशन को क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर ले, है ना। ये वाइब्रेशन को कम कर देता है एब्जॉर्ब करके। तो इसी गुण के कारण जो है स्प्रिंग का यूज हम लोग व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम में करते हैं। जितने भी हमारे पास व्हीकल्स है, टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर और भी जितना मतलब हैवी हैवी व्हीकल्स है, सब में हम देखते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ रहता है ना। और जैसे सस्पेंशन नहीं रहेगा तो फिर हम लोग अगर ऐसे व्हीकल्स में बैठते हैं तो वो पूरी तरह से हमें वो क्या करेगा, शॉक करेगा, इम्पैक्ट मारेगा, तो हमारे शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर जर्क लगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर में सस्पेंशन नहीं होता है। तो सस्पेंशन नहीं होता है तो इस ट्रैक्टर में के ऊपर अगर हम लोग बैठते हैं, ऐसे तो जहाँ ड्राइवर का सीट होता है उसके सीट में ही सस्पेंशन लगा हुआ रहता है तो उसको तो कम जर्क लगता है। और बाकी अगर प्लेस पर अगर हम लोग बैठते हैं तो फिर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हर जर्क के साथ हमारे बॉडी के ऊपर उतना ही जर्क लगेगा, है ना। लेकिन सस्पेंशन लगा देने से, जैसे कार हो गया, बस हो गया, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, बाइक हो गया, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे बफर में हर जगह स्प्रिंग का यूज करके हम उसमें सस्पेंशन लगाते हैं, ताकि जो भी रोड का जो इम्पैक्ट है वो रोड इम्पैक्ट को, या जो उस व्हीकल जो इंजन ऑपरेट हो रहा है, तो इंजन ऑपरेट हो रहा है तो उसका वाइब्रेशन भी हो रहा है, तो वाइब्रेशन को भी और उस शॉक को, दोनों को ये स्प्रिंग एब्जॉर्ब करके हमको एक कंफर्टेबल मतलब जब हम लोग बैठते हैं ऐसे व्हीकल्स में तो हमें कंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए इसका स्प्रिंग का यूज सस्पेंशन सिस्टम में जितने भी व्हीकल्स है उसमें किया जाता है। और एलिवेटर में
उसके बाद जो है और भी मशीनरी जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है, जिसको मतलब मशीन को जो हम लोग माउंट करते हैं, माउंट करना मतलब क्या हो गया कि हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर या फ्रेम के ऊपर जो हम लोग प्लेस करते हैं, तो मशीन जब चलते रहता है तो उसमें वाइब्रेशन होती है। तो अगर वो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर नहीं लगा हुआ रहेगा तो वो जिस फ्रेम या स्ट्रक्चर के ऊपर मशीन का फिटिंग है वो बहुत जल्द ही क्या हो जाएगा, मतलब उसका फिटिंग खराब हो जाएगा, ज्वाइंट खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मशीनरी को माउंट करने में भी हम स्प्रिंग का यूज करते हैं ताकि वो उसके अंदर आने वाली वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले। एक एक एप्लीकेशन तो ये हो गया। सेकंड एप्लीकेशन हो गया कि जो स्प्रिंग का यूज हम लोग करते हैं एनर्जी को स्टोर करने में। जैसे कि किसी एक क्षण में हमारे पास एनर्जी होती है और दूसरे क्षण में नहीं होता है, तो ऐसे केस में हम स्प्रिंग का यूज करते हैं कि जिस समय हमें एनर्जी मिलती है तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं, और जिस समय एनर्जी नहीं रहती है तो उस समय ये स्प्रिंग जो है स्टोर एनर्जी का यूज करता है। जैसे कि क्लॉक में है ना, घड़ी एक आती है जिसमें हम लोग कहते हैं कि उसमें की देना पड़ता है, तो की हम लोग देते हैं। तो एक्चुअली की जो होता है वो स्प्रिंग फिटिंग होता है, तो जब हम लोग की को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो स्प्रिंग जो होता है वो मतलब ये इसको ये टॉर्सन में आ जाता है, यानी कि ये स्प्रिंग जो है क्वाइल्ड होकर के अपने एनर्जी को स्टोर कर लेता है ना। सिमिलरली टॉयज में भी हम लोग की दे करके एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर वो उसको हम छोड़ देते हैं, तो जैसे क्लॉक में छोड़ देते हैं, तो वही स्प्रिंग जो है वो धीरे धीरे अपना स्टोर एनर्जी का यूज जो है वो क्लॉक का जो निडिल है उसको घुमाने में, रोटेशन करने में वो खर्च करता है, और वो बिना बैटरी का ही क्लॉक जो है वो चलते रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये बिना बैटरी वाला क्या है, क्लॉक है। लेकिन उसमें हर डे जो है क्या देना पड़ेगा, उसमें की देना पड़ेगा, यानी स्प्रिंग के अंदर एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। टॉयज में भी ये भी अपना स्टोर एनर्जी का यूज जो है, जो जैसे छोटा सा व्हीकल्स होता है तो उसका व्हील को घुमाने में करता है। उसी तरह मूवी कैमरा हो गया, सर्किट ब्रेकर, स्टार्टर, कई तरह का एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम एनर्जी को स्टोर करते हैं फर्स्ट, और फिर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि स्प्रिंग आर यूज टू अप्लाई फोर्स एंड कंट्रोल मोशन। कभी कभी हम मैकेनिकल डिवाइस के अंदर स्प्रिंग का यूज हम लोग फोर्स या कंट्रोल मोशन को अप्लाई करने के लिए करते हैं, जैसे कि कैम फॉलोअर मैकेनिज्म में, है ना। कैम जब रोटेट करता है तो उसके ऊपर फॉलोअर जो है वो रेसिप्रोकेट करता है, तो फॉलोअर जो है वो स्प्रिंग के अंदर फिटिंग होता है, और वो फॉलोअर जो हमेशा कैम के साथ कांटेक्ट में रहती है, उसका कारण ये है कि जैसे ये एक कैम हो गया है ना, और इसके ऊपर यहाँ पर फॉलोअर लगा हुआ है ना। ये फॉलोअर जो इसके इस कैम के कांटेक्ट में है तो वो एक्चुअली इसके ऊपर यहाँ पर स्प्रिंग एक्शन होता है, तो ये उसको हमेशा जो है स्प्रिंग इसको इस फॉलोअर को डाउनवर्ड पुश किए हुए रहता है, जिस कारण से जो फॉलोअर का निडिल या पॉइंट है वो हमेशा कैम के जो सरफेस है उसके साथ कांटेक्ट में रहता है। तो यहाँ पर स्प्रिंग क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसके बाद इंजन भाल्व मैकेनिज्म, जैसे हम लोग आईसी इंजन में पढ़ते हैं कि उसमें एक इनलेट भाल्व होता है, आउटलेट भाल्व होता है। तो कभी एक स्ट्रोक में कभी ये जो इनलेट भाल्व बंद होता है, कभी आउटलेट भाल्व बंद रहता है, कभी दोनों खुला हुआ रहता है, यानी बहुत मतलब अलग अलग जो हम लोग पढ़ते हैं। कभी खुलना और बंद होना वो भी स्प्रिंग एक्शन से ही होता है, यानी कि वो भाल्व जो होता है वो स्प्रिंग फिटिंग होता है। जिस समय भाल्व बंद रहता है तो उसको बंद करने का जिम्मेवारी स्प्रिंग का ही रहता है। वो स्प्रिंग जो है फोर्स लगा के और भाल्व को एकदम नीचे प्रेस किए हुए रहता है ताकि जो वो ओपनिंग है सिलेंडर में वो बंद रहे, है ना। उसके बाद रॉकर आर्म में है इंगेज द क्लच। हम लोग क्लच को इंगेज करते हैं तो वो हमेशा इंगेज्ड पोजीशन में जो रहता है, यानी कि एक क्लच प्लेट है यहाँ पर और दूसरा क्लच प्लेट यहाँ पर, ये दोनों इंगेज जो रहता है, तो एक एक क्लच प्लेट तो फिक्स होता है, दूसरा क्लच प्लेट जो होता है यहाँ पर स्प्रिंग एक्शन से जुड़ा हुआ रहता है।
जब हमको डिसएंगेज करना रहता है तो हम इस क्लच प्लेट को इधर की ओर जैसे ही क्लच लेते हैं तो ये डिस्क जो है यानी कि स्प्रिंग को हम लोग इधर बैक करते हैं, है ना। यानी कि ये डिसएंगेज हो गया। अब फिर जैसे ही क्लच को हम छोड़ते हैं ये स्प्रिंग अपना फोर्स इस प्लेट के ऊपर लगाता है और उसको लगातार एंगेज पोजीशन में रखता है। तो इस तरह से स्प्रिंग का अलग अलग यूज है, फोर्स लगाने के लिए, है ना, एनर्जी स्टोर करने के लिए, और शॉक वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। इन ये सब जहां पर भी इन सब चीज की हमें जरूरत होती है तो हम स्प्रिंग का यूज करते हैं, है ना। अब है टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। कौन कौन से स्प्रिंग का जनरल टाइप्स होता है, तो जैसे हेलिकल स्प्रिंग होती है, लीफ स्प्रिंग होता है, डिस्क या वेलेबली स्प्रिंग होता है, वॉल्यूट स्प्रिंग होता है, और भी कई तरह का, जैसे एयर स्प्रिंग भी होता है। जैसे कंप्रेस एयर कर दिए तो कंप्रेस एयर को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उस समय हम अपना एनर्जी उसमें लगाते हैं और उसके इस कारण से जो एयर जो है वो कंप्रेस हो जाती है, और फाइनली जैसे ही छोड़ते हैं तो वो एयर एक्सपेंड करता है और वो हमको स्प्रिंग बैक एक्शन भी देता है। तो वो एक तरह का एयर स्प्रिंग हो गया। मतलब हर वो एक एलिमेंट जो हम लोड लगाने से डिफ्लेक्ट करे और अनलोड करने से वापस अपने पोजीशन में आ जाए, वो स्प्रिंग है। ठीक है। स्प्रिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम लोग जनरली ये एक हेलिकल कॉइल स्प्रिंग है, तो जनरली अगर हम स्प्रिंग बोलते हैं तो यही वाला फिगर दिमाग में आता है ना। तो ये भी एक स्प्रिंग है, लेकिन सिर्फ यही एक स्प्रिंग है वो हम नहीं कहेंगे। स्प्रिंग कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एक ये भी स्प्रिंग है ना। यहाँ पर अगर हम लोग फिक्स कर दे इसको और इसके ऊपर लोड ऐसे लगाएं, जैसे एक तरह का लीफ स्प्रिंग हो गया ये, तो जब लोड लगाएंगे तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा और जैसे ही फिर छोड़ेंगे तो फिर ये वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो ये भी एक क्या है, स्प्रिंग ही है कि बैक एक्शन देता है। उसमें से जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, वो है हेलिकल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग, है ना। तो सबसे पहले हम हेलिकल स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो हेलिकल स्प्रिंग क्या है, तो हेलिकल स्प्रिंग एक वायर का बना हुआ रहता है। यही जो फिगर है ये एक हेलिकल स्प्रिंग का फिगर है, जिसमें जो स्प्रिंग किस चीज से बना होता है, यानी एक वायर होता है। और वायर जो है ये एक ट्विस्टेड फॉर्म में, यानी कि एक क्वाइल के फॉर्म में रहता है, जो एक हेलिकल क्वाइल होता है ना। यानी कि यहाँ पर वायर जो है वो जनरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है और बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। वो हेलिक्स के रूप में वो मुड़ा हुआ रहता है, यानी हेलिक्स क्वाइल के रूप में बना हुआ रहता है। तो ऐसे स्प्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है। तो जनरली दो तरह का हेलिकल स्प्रिंग होता है, एक हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग कहते हैं और दूसरा हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग कहते हैं। तो जो हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग होता है वो जनरली ज्यादा इसका इस तरह का ओपन रहता है ना। और यहाँ पर इस तरह का मतलब लगा हुआ, ये फिक्स किया हुआ है और इसके ऊपर हम लोग एक कॉम्प्रेसिव लोड लगाते हैं। इसमें क्या लगता है, कॉम्प्रेसिव लोड। ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव लोड लगने के कारण ये जो क्वाइल के, जैसे अभी ये क्वाइल के बीच में गैप इतना बड़ा है, दो क्वाइल के बीच में गैप है, वो गैप क्या होता है, शॉर्ट होता है। यानी कि ये स्प्रिंग जो है वो कॉम्प्रेस होता है ना। तो यहाँ पर यानी कि ये स्प्रिंग का लेंथ जो होता है अभी यहाँ से यहाँ तक है, वो लेंथ छोटा हो जाएगा क्योंकि इस पर कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेशन होगा इसका, यानी इसका जो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर वो कंप्रेशन में होगा। और फिर जैसे ही यहाँ पर ये लोड हटाएंगे तो ये स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होकर के वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो जिस हेलिकल स्प्रिंग का यूज हम लोग एज ए कॉम्प्रेसिव लोड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं तो वो हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग कहलाता है ना। और दूसरा टाइप जो है वो है हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग में जनरली
कॉइल का गैप जो है इससे कम होता है ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ जैसे फिक्स कर दिए और इसमें एज ए टेंसाइल लोड हम लोग इसमें क्या करते हैं, लगाते हैं। तो जब हम लोग इसके ऊपर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो जो दो कॉइल के बीच का जो यहाँ पर गैप है वो इंक्रीज करेगा, यानी कि ये स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड करेगा, है ना, यानी इसकी लंबाई जो होगी वो बढ़ेगी। तो इसका डिफ्लेक्शन टेंसाइल लोड के अंडर जो इसका डिफ्लेक्शन होगा वो दो कॉइल के बीच का गैप को वो इंक्रीज करेगा। और फिर जैसे ही यहाँ टेंसाइल लोड को अगर हम रिमूव करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है वो अपना बैक एक्शन लेते हुए ये अपने लेंथ को क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा। तो इस तरह का स्प्रिंग जो है वो कहलाता है हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। तो हम दोनों पर्पस के से हम यूज करते हैं यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग का, कॉम्प्रेसिव लोड को भी एब्जॉर्ब करने के लिए और टेंसाइल लोड को भी एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग सस्पेंशन सिस्टम में जो स्प्रिंग यूज करते हैं तो वो जनरली क्या होता है हमारा, यानी कि कॉम्प्रेसिव लोड लगता है, यानी कि वहां पर व्हीकल का लोड जो है वो कॉम्प्रेसिव लोड स्प्रिंग के ऊपर जाती है, तो वहां पर वो शॉर्टेन होकर के मतलब शॉक को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसी तरह एक्सटेंशन स्प्रिंग हो गया कि जैसे कोई भी लोड को अगर हम लोग लोड को यहाँ पर क्या हो गया, लोड को लिफ्ट करने के लिए, या मान लीजिए कोई बहुत कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमको मतलब टेंसाइल लोड को एब्जॉर्ब कर, जैसे वेट लिफ्टिंग मशीन, है ना। कुछ वेट लिफ्टिंग मशीन जो हम लोग तराजू देखते हैं स्प्रिंग के ऊपर जो रहता है, तो यहाँ पर इसी तरह का स्प्रिंग रहता है और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई एक लोड लगाते हैं। तो अब ये लोड लगाते हैं तो ये जितना डिफ्लेक्शन देगा यहाँ पर उतना ही ऊपर जो है ये रीडिंग देगा कि ये कितना केजी का हुआ। तो जो वेट मेजरिंग मशीन है उसमें भी ये इस हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग का यूज होता है। इसके बाद जो है हेलिकल स्प्रिंग को और भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो और उसका मतलब टाइप को हम बता सकते हैं। जैसे एक होता है क्लोज्ड क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा होता है ओपन क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। अब क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग क्या है, तो इस नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो हेलिकल क्वाइल है वो एकदम क्लोज हो, पास पास हो, यानी कि एक क्वाइल और दूसरे क्वाइल का यहाँ पर क्या हो, मतलब गैप जो है वो वेरी स्मॉल हो, है ना। यानी कि इसमें हम लोग कहें तो हेलिक्स एंगल जो है वो लेस देन 10 डिग्री से अगर कम रहता है, हेलिक्स एंगल, जिस हेलिकल स्प्रिंग का हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से कम रहता है तो ऐसे हेलिकल स्प्रिंग को क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। इसमें जैसे हम लिखे हैं कि इस केस में कि when the spring wire is coiled so close that the plane containing each coil is almost at right angle to the axis of helix। तो जैसे कि यहाँ पर ये एक क्या है, एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। तो यहाँ पर जो क्वाइल का जो प्लेन है, ये जो क्वाइल का प्लेन है ये ऑलमोस्ट क्या हो, राइट एंगल पे हो, है ना। पूरा तो नहीं होता है राइट एंगल, लेकिन ऑलमोस्ट राइट एंगल पे हो तो फिर ऐसे क्वाइल को हम क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। जैसे कि ये एक फिगर है ना, ये यहाँ पर ये इसका एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया और ये उसका क्या है, वायर है। वायर मतलब जो क्वाइल जो बना हुआ है वो, तो इस क्वाइल का जो प्लेन है वो हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट क्या है, यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है एक्सिस से। तो ऐसे को हम क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं, यानी इसमें हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से छोटा होता है। वही दूसरी तरफ ओपन क्वाइल, तो ओपन क्वाइल में जो क्वाइल के बीच का गैप होता है जैसे कि इस तरह का ज्यादा होता है, यहाँ पर दोनों ही क्वाइल के बीच का जो गैप है वो ज्यादा होता है। इसमें हेलिक्स एंगल जो है 10 डिग्री से ज्यादा होता है। तो हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से एबव हुआ तो ऐसे स्प्रिंग को हम लोग ओपन क्वाइल्ड
हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं हेलिकल स्प्रिंग को, चूंकि फाइनली हम लोग को स्ट्रेस एनालिसिस करना है इसमें, तो कुछ सिंबॉलिक फॉर्म का हम लोग देखते हैं कि क्या कौन सा सिंबल किस चीज को बताता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम बताएं कि स्प्रिंग एक वायर होता है, यहाँ पर एक क्या है, एक वायर, जैसे कि मान लीजिए कि अभी अभी ये एक स्ट्रेट बार है, एक वायर है ना। इसी इसी स्ट्रेट बार को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऐसे क्वाइल के रूप में इसको मोड़ दिए, तो फिर ये स्प्रिंग बन गया। तो इस वायर का जो डायमीटर होगा इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट किए हैं। यहाँ स्मॉल डी क्या है, वायर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का वायर डायमीटर है। ठीक है, डी आई। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग क्वाइल बनाते हैं तो क्वाइल जो है वो ऑलमोस्ट हेलिकल होता है, यानी कि लगभग जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्कुलर सेक्शन का होता है, जैसे कि ये, और ये फर्दर यहाँ पर आगे ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर ये एक क्वाइल हो गया, यहाँ पर ये एक क्वाइल हो गया। तो क्वाइल का यहाँ पर एक इनर डायमीटर होगा, क्योंकि हम लोग क्वाइल के बीच बीच वाला पोर्शन को अगर हम लोग एब्जॉर्ब करें तो यहाँ पर ये मिडिल पोर्शन बिल्कुल वैकेंट होगा, आर पार हमको दिखेगा, है ना। तो इसमें वायर का भी अपना कुछ डायमीटर है, तो वायर का डायमीटर है, तो यहाँ इसका एक इनर डायमीटर होगा और इसका एक क्या होगा, आउटर डायमीटर होगा। तो डी आई हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड डायमीटर ऑफ स्प्रिंग क्वाइल, ये क्या है, क्वाइल, और ये क्या है, वायर। यही ध्यान रखेंगे, स्मॉल डी वायर डायमीटर है और कैपिटल डी आई जो है इनसाइड डायमीटर ऑफ स्प्रिंग क्वाइल, और डी नॉट जो है यहाँ पर आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्प्रिंग क्वाइल, सब एमएम में है। तो अगर हमें डी रिप्रेजेंट करता है मीन क्वाइल डायमीटर, मीन क्वाइल डायमीटर मतलब लगभग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये एक एवरेज वैल्यू जो है, ये मीन क्वाइल डायमीटर है। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो दोनों को समेशन करके आधा कर देंगे, डी आई प्लस डी नॉट बाय 2, तो ये क्या निकल गया, मीन क्वाइल डायमीटर। सी, सी क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स है। स्प्रिंग इंडेक्स किसको कहते हैं, तो ये रेशियो होता है क्वाइल डायमीटर यानी मीन क्वाइल डायमीटर और बाय वायर डायमीटर, है ना, यानी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, मीन क्वाइल डायमीटर बाय वायर डायमीटर, ये दोनों का रेशियो जो है वो कहलाता है स्प्रिंग इंडेक्स। तो स्प्रिंग इंडेक्स का क्या मतलब होता है, तो स्प्रिंग इंडेक्स बताता है कि रिलेटिव शार्पनेस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द क्वाइल, क्वाइल का जो रिलेटिव शार्पनेस है, जैसे अगर डी का वैल्यू काफी ज्यादा बड़ा है ये डी से, यानी कि क्वाइल डायमीटर, तो ये लगभग हमको ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप क्वाइल जो है वो दिखेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो शार्पनेस है कर्वेचर ऑफ क्वाइल का, वो स्प्रिंग इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, यानी हायर वैल्यू ऑफ स्प्रिंग इंडेक्स जो है वो हायर रिलेटिव शार्पनेस को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसमें स्प्रिंग में जनरल इसमें 3 टर्म्स है, देयर आर 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म होता है। जैसे एक होता है सॉलिड लेंथ, सॉलिड लेंथ हम लोग किसको कहते हैं, तो ये एक ऐसा एक्सियल लेंथ है, यहाँ पर हम लोग इसके फिगर से देखें तो देखिए ये हो गया हमारा क्या, सॉलिड लेंथ, ये वाला फिगर, है ना। यानी कि जब हम लोग स्प्रिंग के ऊपर इतना ज्यादा हम लोग कंप्रेशन लगा दें कि सारा जो क्वाइल है वो एक दूसरे में क्या हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए, सट जाए, यानी कि अब इस स्प्रिंग का फर्दर कंप्रेशन जो है पॉसिबल नहीं है, अब इसका फर्दर कंप्रेशन जो है पॉसिबल नहीं है, यानी सब वायर जो है एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में आ गया, और चूंकि ये एक सॉलिड वायर है तो ये वायर तो खुद इस लोड के कारण तो यहाँ पर डिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि ये वायर, ये दोनों ही वायर सॉलिड है और ये एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट सरफेस में है।
तो मतलब इसे बोले कि फर्दर अब कंप्रेशन नहीं हो सकता है इस स्प्रिंग का, ठीक है। तो उस समय जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्प्रिंग का लेंथ हो गया, ये उसका कहलाता है सॉलिड लेंथ, ठीक है। इसके बाद होता है इसका कॉम्प्रेसिव लेंथ। तो जैसे ये एक हो गया फ्री लेंथ। फ्री लेंथ मतलब क्या हो गया कि स्प्रिंग के ऊपर कोई लोड नहीं लग रहा है। अनलोडेड स्प्रिंग का जो लेंथ होगा, जैसे ये एक क्या है, अनलोडेड स्प्रिंग है, तो अनलोडेड स्प्रिंग का जो टोटल लेंथ है ये उसका फ्री लेंथ है ना। और जब हम इस अनलोडेड स्प्रिंग के ऊपर जब एक लोड अगर हम लोग एक्ट करते हैं, मान लीजिए कॉम्प्रेसिव लोड अगर इसके ऊपर लगाते हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो अब ये है कि अब जितना लोड का जितना ज्यादा वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। तो लोड लगाने के बाद अब जितना डिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद जितना हमको लेंथ यहाँ पर मिल रहा है स्प्रिंग का, वो उसका कंप्रेस्ड लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सॉलिड लेंथ में तो क्या है, अगर मान लीजिए कि वायर का डायमीटर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डी है ना, तो अगर हमको टोटल लेंथ यहाँ पर निकालना होगा सॉलिड लेंथ, तो ये डी सब डी को हम लोग क्या करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे यहाँ पर, है ना, जोड़ते चले जाएंगे तो टोटल जितना डी का वैल्यू होगा वही उसका सॉलिड लेंथ हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इसमें जैसे कि एक क्वाइल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसमें मान लीजिए कि 8 क्वाइल है, ठीक है। 8 क्वाइल है, ऐसे 8 नहीं है, 7 ही है, क्योंकि इस टॉप में आधा क्वाइल है और नीचे बॉटम में आधा क्वाइल है, तो इन दोनों मिला करके एक क्वाइल हुआ। तो टोटल मान लीजिए इसमें 7 क्वाइल है, तो 7 इंटू डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सॉलिड लेंथ हो जाएगा। यानी सॉलिड लेंथ अगर हम लोग मान ले कि एन टी जो है ये टोटल नंबर ऑफ क्वाइल है, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल, और डी जो है यहाँ पर वायर डाया है, तो यहाँ पर सॉलिड लेंथ क्या हो जाएगा, सॉलिड लेंथ बराबर हो जाएगा एन टी इंटू डी। यानी कि इसी मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वाइल को हम लोग ये वायर डायमीटर से गुना कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, सॉलिड लेंथ यहाँ पर निकल जाएगा। अब दूसरा चीज है इसमें कॉम्प्रेस्ड लेंथ, है ना। तो कॉम्प्रेस्ड लेंथ को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब यह है कि कॉम्प्रेस्ड लेंथ में जो गैप है, यानी कि देखिए यहाँ पर दो स्प्रिंग, यहाँ पर जो है दोनों के बीच में क्या है, गैप है ना। तो और टोटल नंबर ऑफ क्वाइल, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हम बताएं कि ऐसे हमको दिख रहा है, लेकिन इधर एक हाफ क्वाइल है, इधर एक हाफ क्वाइल है। तो एक क्वाइल के ऊपर लोड लगेगा, दूसरा फिक्स रहेगा इधर। तो जितना ये टोटल गैप है, इस गैप को अगर हम लोग जोड़ते चले जाए, है ना, इस टोटल गैप को, तो सॉलिड लेंथ में हम लोग, जैसे सॉलिड लेंथ ये हो गया, तो सॉलिड लेंथ में टोटल गैप को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कॉम्प्रेस्ड लेंथ निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गैप कैसे निकलेगा, तो टोटल गैप जो होता है वो होता है टोटल क्वाइल माइनस, क्योंकि दो क्वाइल, देखिए यहाँ पर दो क्वाइल के बीच में मिला के एक गैप होगा, यहाँ पर दो क्वाइल के बीच को मिला करके एक गैप होगा। तो टोटल जितना क्वाइल होगा उसमें से एक, मतलब नंबर ऑफ क्वाइल में से एक कम जो है वो गैप की संख्या होगा, है ना, क्योंकि दो के बीच में ना गैप बनता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक गैप यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, इस तरह से यहाँ गैप बनेगा और एक लास्ट यहाँ बनेगा। तो दो क्वाइल को मिला के गैप बन रहा है, इसीलिए टोटल गैप में जो हो जाएगा उसमें क्वाइल की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल क्वाइल में से एक कम हो जाएगा, और इनटू जो कोई एक गैप जो इसमें दिया हुआ है, यानी कि गैप बिटवीन एडजेसेंट क्वाइल। तो इससे हमको टोटल गैप निकल जाएगा। तो अब अगर हमको कॉम्प्रेस्ड लेंथ निकालना है तो ये हो जाएगा सॉलिड लेंथ प्लस टोटल गैप, ये हमको कॉम्प्रेस्ड लेंथ निकल जाएगा। अब देखिए अगर फ्री लेंथ निकालना है,
ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर एक लोड लगाए तो यहाँ पर डेल्टा क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पर लोड लगाने से डेल्टा क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। तो फ्री लेंथ में क्या करेंगे, फ्री लेंथ बराबर कॉम्प्रेस लेंथ अब प्लस में डेल्टा, जितना डिफ्लेक्शन हुआ उसको जोड़ देंगे, है ना। और कॉम्प्रेस्ड लेंथ किसके बराबर है, तो ये एक सॉलिड लेंथ के बराबर है। अब प्लस जो है टोटल गैप है, जो जितना है वो टोटल गैप, अब प्लस डिफ्लेक्शन, तीनों को मिला करके ये फ्री लेंथ का वैल्यू निकलेगा। तो इस प्रकार से तीन तरह का यहाँ पर लेंथ हुआ, फ्री लेंथ, कॉम्प्रेस्ड लेंथ और सॉलिड लेंथ। ठीक है, तो ये चीज था। अब यहाँ पर है कि पिच, पिच ऑफ द क्वाइल। अब पिच को देखिए कि पिच क्या है, तो पिच यहाँ पर जैसे कि पहला क्वाइल का जो पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट को कंसीडर किए, उसका एडजेसेंट क्वाइल का सेम पॉइंट, अगर इसका मिडिल पार्ट लेते हैं तो इसका भी मिडिल, इसका ये लोअर एज लेंगे तो इसका भी लोअर एज, है ना। तो सेम पॉइंट जो दो एडजेसेंट क्वाइल के बीच का जो यहाँ पर सेम पॉइंट के बीच का जो ये गैप है, वो भी कब, फ्री लेंथ में, कॉम्प्रेस्ड लेंथ में नहीं या सॉलिड लेंथ में नहीं, वो उसका फ्री लेंथ में जो दो एडजेसेंट पॉइंट का जो क्वाइल का जो पॉइंट है उसके बीच का जो ये डिस्टेंस है वही उसका पिच कहलाता है ना। तो अगर पिच, पिच का मान अगर हमको निकालना है तो पिच बराबर हो जाएगा यहाँ पर जितना फ्री लेंथ होगा, फ्री लेंथ अब बाय, और जितना मतलब चूंकि दो क्वाइल के बीच का एक गैप है ना, तो NT-1, अगर NT टोटल नंबर ऑफ क्वाइल है तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइल में से एक एक घटा देंगे, क्योंकि ये दो क्वाइल के बीच का एक गैप होता है। तो फ्री लेंथ में NT-1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको क्या निकल जाएगा, पिच ऑफ द क्वाइल यहाँ निकल जाएगा। इसके बाद अगर स्प्रिंग का अगर स्टीफनेस निकालना होगा, अगर हमको यहाँ पर स्टीफनेस के का वैल्यू, तो के स्टीफनेस जो होता है वो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर P लोड लग रहा है और डेल्टा यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर स्प्रिंग स्टीफनेस जो हो जाएगा वो P/डेल्टा, ये स्प्रिंग स्टीफनेस हो गया, है ना। कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ, मान लीजिए कि यहाँ पर स्प्रिंग का क्वाइल है ये, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लोड लगा दिए, जैसे ही यहाँ लोड लगाएंगे तो अब इसके ऊपर जितना भी ये क्वाइल है सब जो है वो सब पे ये लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा, और सारा जो क्वाइल है वो इस मतलब अनक्वाइल होकर के इस लोड को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। लेकिन ये लोड का ट्रांसफर कहाँ तक होगा, जहां तक इसका फिक्स पॉइंट होगा। अगर मान लीजिए कि इस स्प्रिंग को अगर हम लोग यहाँ पर फिक्स किए हुए हैं, ठीक है, स्प्रिंग को यहाँ पर फिक्स किए हुए, तो इसमें इस स्प्रिंग में जितना नंबर ऑफ क्वाइल है सब के सब क्या है, एक्टिव क्वाइल है। एक्टिव क्वाइल का मतलब ये होता है, दो क्वाइल होता है, एक एक्टिव क्वाइल होता है और एक इनएक्टिव क्वाइल होता है। एक्टिव क्वाइल वो क्वाइल हो गया जिसमें लोड का जो मतलब इफेक्ट जा रहा है, यानी कि जिस क्वाइल के ऊपर लोड का इफेक्ट जा रहा है वो सब एक्टिव क्वाइल है, और जिस क्वाइल के ऊपर लोड का इफेक्ट नहीं जा रहा है वो इनएक्टिव क्वाइल है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ हेलिकल स्प्रिंग है और यहाँ पर लोड लगा दी, और उसके बाद हम क्या किए कि स्प्रिंग का जो फिक्सिंग है वो हम यहाँ पे कर दिए, मान लीजिए कि ये यहाँ पर स्प्रिंग का हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। तो अब स्प्रिंग को यहाँ पर फिक्स कर दिए तो जो यहाँ पर लोड है वो लोड का जो इफेक्ट होगा, और यहाँ चूंकि ये क्वाइल यहाँ पर फिक्स है तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना क्वाइल है ये एक्टिव क्वाइल हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, एक्टिव क्वाइल, क्योंकि इसके इसके ऊपर लोड का इफेक्ट जा रहा है। लेकिन ये जो ऊपर में नंबर ऑफ क्वाइल है, इस क्वाइल के ऊपर कोई लोड का असर नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे इनएक्टिव ऑयल क्वाइल।
ठीक है, जिसके ऊपर कोई लोड का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम बीच में ही फिक्स कर दिए हैं, तो लोड बस इसी के कॉइल के ऊपर है, तो ये इनएक्टिव कॉइल है। तो अगर मान लीजिए कि एंटी अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइल है, अगर हमको इनएक्टिव कॉइल निकालना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल में से एक्टिव कॉइल को हम क्या कर देंगे, एक्टिव कॉइल की संख्या को घटा देंगे, तो हमें इनएक्टिव कॉइल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्प्रिंग का डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़े हैं।